हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। आज हमने सी टेट, एच टेट और अदर टीचिंग एग्जाम्स के रिपीटेड क्वेश्चंस उठाए जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं को आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम 30 क्वेश्चन लेंगे जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छा स्कोर करने में आपको हेल्पफुल होगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो जीन पियाजे की थ्योरी थी, उसमें चिल्ड्रन चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछा है। 4 स्टेजेस है, एस पी सी एफ करके याद रख सकते हो। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मर ऑपरेशनल। तो प्री ऑपरेशनल बोला है, सेकंड स्टेज के बारे में बात हो रही है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, स्ट्रगल मोस्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। स्ट्रगल किस कॉन्सेप्ट में या फिर किस चीज में बच्चा स्ट्रगल कर रहा, परेशान हो रहा है या फिर उसको आ नहीं रही है समझ। जाहिर सी बात है, जो पहली और दूसरी स्टेज में बच्चे ने सीख ली है चीजें, उनमें तो बच्चा स्ट्रगल करेगा नहीं, अटकेगा नहीं। जो चीजें इन 2 स्टेजेस में बच्चे के अंदर आ गए उनमें स्ट्रगल करेगा नहीं। स्ट्रगल किन में करेगा, जो बाद में बच्चा सीखता, तो पहले स्ट्रगल करेगा। सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे निम्नलिखित में से किस अवधारणा के साथ सबसे अधिक संघर्ष करते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है जो बच्चे के सामने ऑब्जेक्ट होता है और उसको डायरेक्ट या फिर हम छुपा लेते हैं, तो बच्चा ढूंढने की कोशिश करता है। स्टार्टिंग में बच्चा सोचता है कि कहीं गायब हो गया ऑब्जेक्ट यहाँ से, जैसे बोलते हैं ना चिड़िया उड़ी या फिर कुछ टॉय होता है, बच्चे की नजर से अचानक से हटा लिया गया, तो बच्चा उसको ढूंढने की कोशिश करता है, इधर उधर देखता है। वहीं कुछ बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद बच्चे को पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट गायब नहीं हुआ, किसी ने हटा लिया उसको। तो इसीलिए बच्चा परेशान नहीं होता, रोता नहीं है। जैसे छोटा बच्चा चीजें हटा ली, खिलौना हटा लिया तो रोने लग जाता है। वहीं बड़ा बच्चा, अगर आपने उसके पास से चीजें हटा ली तो बच्चा उसको आपके पास ढूंढेगा कि आपने हटाया है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है स्टार्टिंग में, फर्स्ट स्टेज में आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। एंड कंजर्वेशन एंड कंसेंट्रेशन, ये आता है कंजर्वेशन और कंसेंट्रेशन थर्ड स्टेज में, तो ये ऑप्शन हो सकता है। सिंबॉलिक प्ले भी फर्स्ट स्टेज में ही करना स्टार्ट कर देता है। एंड डिफरेंशिएट इमिटेशन मतलब नकल करना, बच्चा इसमें नकल करता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि बड़ों की नकल करते हैं, बड़ा इंसान या फिर पापा या फिर दादाजी कैसे चलता है या खांसता है उसकी नकल करता है, इमिटेट करता है, तो चीजों को देखकर सीखता है, तो वो आ जाती है। ये भी फर्स्ट स्टेज में होता है, तो ये सभी चीजें नहीं आएगी। सिंबॉलिक प्ले होता है सिंबल्स को, ये सेकंड स्टेज में आएगा, सॉरी सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज में, तो इसमें भी बच्चा स्ट्रगल नहीं करेगा। स्ट्रगल किस में करेगा, सेंस कंक्रीट ऑपरेशनल थर्ड स्टेज में आकर बच्चा स्ट्रगल करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम, ए चाइल्ड रीजंस। हिंज डिलेमा नाम के एक स्टोरी मैंने अपने चैनल पे डाली है, तो उसको भी आप देख सकते हो। हिंज डिलेमा नाम का एक व्यक्ति था, मतलब हिंज डिलेमा होता है दुविधा में पड़ना। हिंज नाम का व्यक्ति था, उसकी वाइफ बीमार हो गई थी, तो अपनी वाइफ के लिए वो मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेने जाता है, जो कि उसको काफी कॉस्टली पड़ती है, वो खरीद नहीं पाता, अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो अगर वो दवाई नहीं खरीदेगा, मतलब उसने रिक्वेस्ट भी काफी ज्यादा की, ऐसा नहीं है, रिक्वेस्ट की कि मुझे कम दाम में अवेलेबल करा दो, मैं पैसे बाद में दे दूंगा, किस्तों में दे दूंगा, तो उसने साफ मना कर दिया मेडिकल स्टोर वाले ने। उस समय पे हिंज नाम के व्यक्ति को क्या करना चाहिए था, बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा गया कि वो उस दवाई को जाकर चुरा ले वरना उसकी वाइफ मर जाती, या फिर मतलब अपनी वाइफ को मरने दे। दोनों में से डिलेमा में, दुविधा में पड़ गया हिंज। तो बच्चों से पूछा जाता है, इससे ये मोरल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। लॉरेंस कोलबर्ग ने की थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग पूछा गया बच्चों से। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, चाइल्ड रीजन शुड स्टील द ड्रग बिकॉज इफ हिज वाइफ डाइज, अगर उसकी वाइफ मर जाती, ही विल लोनली, वो अकेला हो जाता है। एंड एवरीवन एक्सेप्ट ए गुड हस्बैंड टू केयर फॉर हिज फैमिली, हर व्यक्ति को, मतलब हर हस्बैंड का ये फर्ज बनता है कि अपनी वाइफ या फैमिली की केयर करे। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, विच स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट डज दिस रिप्रेजेंट, मतलब ये स्टेज किसको प्रदर्शित करती है। एक बच्चा तर्क देख रहा है, इसमें बच्चे ने बताया हिंद को दवा चुरा लेनी चाहिए थी क्योंकि उसकी, वरना उसकी पत्नी मर जाती, वह अकेला हो जाएगा और हर कोई उम्मीद करता है कि एक अच्छा पति अपने परिवार की देखभाल करेगा। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार यह नैतिक विकास के किस चरण का प्रतिनिधित्व करता है। पनिशमेंट और ओबीडियंस जो पहली स्टेज थी, इसमें आता है वो पनिशमेंट, दंड और आज्ञा का पालन करना नहीं, ऐसा दंड या फिर आज्ञा की तो बात हुई नहीं है इसमें। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत या अभिविन्यास, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, दूसरों के सामने अच्छा बनना या बुरा बनना ये, या फिर सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की सोसाइटी के सामने कैसा वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है।
इससे रिगार्डिंग या फिर नैतिकता के बारे में सोच रहा है, पनिशमेंट तो है ही नहीं, सोसाइटी के रिगार्डिंग कुछ बात आई नहीं है, तो गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन की सोसाइटी के सामने अच्छा बनना या फिर बुरा बनना क्या आवश्यक है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों बताओ कि उसने सोसाइटी के सामने अच्छा बनने की कोशिश की है या गलत बना, तो वो चीजें समझाना चाह रहा है बच्चे को ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं। लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चर थ्योरी हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ विच फैक्टर इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के किस कारक के महत्व पर प्रकाश डालता है। लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चर थ्योरी है, जो जैसे कि जहां पर भी सोशल कल्चर थ्योरी के बारे में दिख जाए लेव वाइगोत्स्की के, तो उसने बेसिकली कल्चर, लैंग्वेज जो कि और सोसाइटी, सोशल इंटरेक्शन, हर जगह लेव वाइगोत्स्की बोलता है कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन से चीजें सीखता है, लैंग्वेज और कल्चर उसके लिए मेन होते हैं, उसी से ही नॉलेज लेता है। जेनेटिक मैच्योरेशन के रिगार्डिंग उन्होंने बात नहीं की, इंडिपेंडेंट डिस्कवरी लर्निंग, खुद ब खुद खोज करके लर्निंग करता है, ऐसा नहीं है, सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है बच्चा, उसके बाद लर्निंग करता है। रेनफोर्समेंट और कंडीशनिंग, सुदृढ़ीकरण और कंडीशनिंग, मतलब बच्चे के अंदर बच्चे को कंडीशनिंग की जाती है, फिर उसको सिखाया जाता है रिपीट कर करके, ऐसा कुछ नहीं है, रेनफोर्स भी नहीं किया जाता। कल्चर और लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन से ही बच्चा लर्निंग करता है, चीजें सीखता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। What is the term used by Lev Vygotsky to describe the temporary support given by a teacher? टीचर के द्वारा टेम्परेरी सपोर्ट देना कि कुछ समय के लिए उसको सपोर्ट दे दिया जाए, जैसे उसको लिखना नहीं आ रहा बच्चे को, हाथ पकड़ के थोड़ा बहुत लिखना सिखाना, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा काम टीचर उसको हाथ पकड़ के कराए, कोशिश करे बच्चा को थोड़ी बहुत हेल्प की जाए, थोड़ा बहुत बताया जाए, सिखाया जाए, उसके बाद बच्चा खुद करे, तो टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाएगा बच्चे को। ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर टू लर्न ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। मोर नॉलेजेबल अदर होता है एमकेओ, एमकेओ 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 होता है मोर नॉलेजेबल अदर, जो कि एमकेओ कौन होता है, एक टीचर होता है, पीयर ग्रुप होता है, पेरेंट्स होते हैं, जो हमें कुछ चीजें नहीं आती है, तो हमें वो चीजें सिखाने के लिए हम किसी और की सहायता लेते हैं, हम जिस इंसान की सहायता लेते हैं वो एमकेओ कहलाता है। जैसे मतलब एग्जाम्पल आप टीचर का भी ले सकते हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है उस विषय के बारे में, उस टीचर को आपसे थोड़ी ज्यादा नॉलेज है, वो आपको बता रहा है, तो वो एमकेओ कहलाएगा। एमकेओ लर्निंग के दौरान आपकी हेल्प करता है, तो इसको क्या कहा जाता है, एमकेओ आपकी हेल्प करता है उसको एकोमोडेशन, एकोमोडेट करना, समायोजन करना, थोड़ा चेंज करना, स्कैफोल्डिंग, इक्विलिब्रियम या फिर कंडीशनिंग। कंडीशनिंग उसको चीजें सिखाना, अनुकरण करना, एंड अनुकूलन करना सॉरी, और इक्विलिब्रियम समन्वय करना, मतलब बराबर करना कि जो उसने चीजें सीखी है। इक्विलिब्रियम होता है कि जैसे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच का, एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन मतलब एज इट इज नॉलेज ऐड करना स्कीमा में, और एकोमोडेशन को बराबर करना, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को बराबर करने को इक्विलिब्रियम कहते हैं। एंड स्कैफोल्डिंग इसका आंसर आएगा। स्कैफोल्डिंग बोला जाता है, स्कैफोल्ड करना, उसको थोड़ा बहुत सहायता देना, टेम्पोररी सपोर्ट देना, तो उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, टीचर के द्वारा लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के अंदर। तो ये आप याद रखना, एकोमोडेट थोड़ी सहायता करना, इक्विलिब्रियम बैलेंस करना, जो उसने मतलब जो उसको प्रीवियस नॉलेज है और उसको नई चीजें सिखाई गई, उन दोनों के बीच में बैलेंस करना इक्विलिब्रियम। कंडीशनिंग, उसको कुछ चीज कंडीशनिंग करना, सिखाना, अनुकूलन करना, उसका वो बिल्कुल सिखाना नहीं बोला जा सकता एमक्यू के द्वारा, एमक्यू थोड़ा टेम्परेरी सपोर्ट की बात की है, तो इसलिए स्कैफोल्डिंग आंसर आएगा। फिफ्थ पर आ जाता है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमा और क्रिएट न्यू वंस टू डील विद न्यू इंफॉर्मेशन इज नोन एज। कि जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी के साथ निपटने के लिए, नई जानकारी की बात हो रही है यहाँ पर, मौजूदा स्कीमा वो होता है जो उसको पहले से नॉलेज थी, एग्जिस्टिंग नॉलेज थी, जो उसको संशोधित करने या नए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो उसको पहले से पता था उसमें कुछ चीजें और सिखा दी गई उसको, तो और नॉलेज ऐड हो गई, तो उसको क्या कहा जाएगा। मैंने बताया था एसिमिलेशन होता है कि उसको वही नॉलेज सिखाना। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि वही नॉलेज सिखाना, उसको समायोजन बोलते हैं। समायोजन में कि समायोजन में होता है एकोमोडेट करना, थोड़ी चीज ऐड करना। एसिमिलेशन होता है, एसिमिलेशन मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ, मैंने बताया था एसिमिलेशन एज इट इज नॉलेज ऐड करना, एकोमोडेट करना उसमें थोड़ा और ऐड करना। सेंट्रेशन केंद्रीकरण तो आएगा नहीं,
मैचुरेशन की बात भी नहीं की गई, एकोमोडेट करना, थोड़ा उसमें नॉलेज में ऐड ऑन करना, एकोमोडेट करना आंसर होगा। एसिमिलेशन में एज इट इज नॉलेज ऐड करना होता है, इसमें थोड़ी मॉडिफाई करके नॉलेज ऐड करना क्या होता है। And which of the following theorists argue that cognitive development is a social process and heavily influenced by cultural tools? Cultural tools के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने तर्क दिया कि संज्ञानात्मक मस्तिष्क का विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक सोशल मतलब प्रोसेस है, जिसमें बच्चा सोसाइटी से सीखता है, सांस्कृतिक उपकरणों से अधिक प्रभावित होता है, सोसाइटी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है, सोसाइटी से ही फर्क पड़ता है, सोसाइटी की वजह से ही सीखता है। जीन पियाजे ने तो इसके बारे में नहीं दिया गया। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताए, एसपीसीएफ। जीन पियाजे तो नहीं होगा। बीएफ स्किनर ने एक्सपेरिमेंट करके सिखाया था, उसमें भी नहीं है। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिकता के रिगार्डिंग बोला है, ये भी नहीं होगा। और आंसर होगा ले वाइगोत्स्की। ले वाइगोत्स्की ने सोशल कल्चर के बारे में बताया, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। ले वाइगोत्स्की बार बार ले वाइगोत्स्की बोलता है कि इसके बारे में कल्चर, लैंग्वेज और सोशल इंटरेक्शन से ही बच्चा सीखता है। तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार आंसर होगा जिसमें बच्चा इंटरेक्ट करके सीखता है। इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होता है जिसमें नॉलेज कंस्ट्रक्ट की जाती है, खुद ब खुद डेवलप की जाती है, बच्चों से रचना की जाती है नॉलेज की। क्लासरूम ए टीचर शुड व्यू चिल्ड्रंस एरर एंड मिस्टेक एज, चिल्ड्रन की एरर और मिस्टेक, चिल्ड्रन जो बच्चा जो गलती करता है, टीचर को उसको क्या देखना चाहिए, मतलब क्या माने टीचर उसको कि गलती कर रहा है उसको पीटे, या फिर उसके साथ मतलब उसको हाईलाइट करे कि ये आपने गलती कैसे कर दी, उसको डांटे। ऐसा नहीं करना। एविडेंस और फेलियर कि बच्चा फेलियर है ऐसा महसूस करा है बच्चे को, ये तो नेगेटिव पॉइंट है, पहले ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं है। अनोइंग और डिस्टर्ब परेशान करने वाली बाधाएं, ऐसा ये भी नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव तो लेना ही नहीं है, ये भी नेगेटिव होगा। मीनिंगफुल इंसाइट हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग, बच्चे अपनी समझ कैसे बनाते हैं, इस पर सार्थक अंतर्दृष्टि, इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चा कैसे सोच रहा है, नॉलेज को कैसे डेवलप कर रहा है, वो तरीका हमें पता चलता है, ना कि हम उसकी मिस्टेक और एरर को हाईलाइट करेंगे। तो आंसर यही होगा, ये पॉजिटिव है। एंड इरिटेट आउटकम मतलब इररिलेवेंट आउटकम, ऐसा भी नहीं है। आउटकम तो हर कोई देगा, मतलब गलत या सही कुछ भी हो सकता है, बच्चे की नॉलेज पता चलती है हमें, या फिर किस तरीके से वो बच्चा सॉल्यूशन कर रहा है वो पता चलता है। द जोन दैट डिफाइंस द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली, द जोन मतलब ऐसा जोन डिफाइन करता है डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस होगा, लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे अचीव विद गाइडेंस, गाइडेंस के साथ और इंडिपेंडेंटली बच्चा क्या अचीव कर सकता है, गाइडेंस और मिलेगी, कोई सपोर्ट करेगा इनके उसको, या फिर अकेला क्या कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी, जेडपीडी होता है जिसमें बच्चा मतलब परेशान होता है या फिर समझ में नहीं आ रहा, कोई टॉपिक है जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब उसमें जाकर अटक गए टॉपिक में, मैथ का कोई क्वेश्चन आ गया आपके सामने, उस क्वेश्चन में जाकर आप अटक गए, उस क्वेश्चन वो क्वेश्चन तो आपको आ नहीं रहा, और जो चीज आपको आती है कुछ ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही मैथ के बारे में आपको कुछ नहीं पता, कुछ चीजें तो पता है, और किसी पॉइंट पर आप जाकर अटक गए, उन दोनों के बीच के पार्ट को जिसमें कोई और आकर आपकी हेल्प करता है उसको बोलते हैं जेडपीडी, जहां पर आप जाकर अटकते हो, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोला जाता है। जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट वास्तविक विकास का क्षेत्र बोला जाता है। जोन ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये तो कुछ होता ही नहीं है। एंड ऑपरेशनल जोन, ऑपरेशनल जोन भी ये भी नहीं होगा, जिसमें इंडिपेंडेंटली बच्चा क्या कर सकता है और गाइडेंस से बच्चा क्या कर सकता है, वो मैंने बताया कि जेडपीडी कहलाएगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा, जिसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और जो आता है उन दोनों के बीच में जो होता है जोन, उसको जेडपीडी कहा जाता है, कि आप खुद क्या कर सकते हो और गाइडेंस से क्या कर सकते हो उनके बीच का। Which stage of Jean Piaget cognitive development is characterized by abstract thinking? Abstract thinking क्या होती है? SPCF 4 स्टेज बताई थी मैंने। सेंसरी मोटर, जिसमें बच्चा सेंसिस की सहायता से चीजें सीखता है। प्री ऑपरेशनल में बच्चा सेंसिस की सहायता से सीखता है, थोड़ा बहुत खुद ब खुद लॉजिक लगाना, मतलब बगैर लॉजिक की स्टेज आती है ये प्री ऑपरेशनल, इसमें थोड़ा लॉजिक लगाता है क्योंकि कंक्रीट ऑब्जेक्ट इसमें आता है। कंक्रीट ऑपरेशनल थर्ड स्टेज, जिसमें कंक्रीट ऑब्जेक्ट अपने सामने देखता है, उससे थोड़ा लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है।
फॉर्मल ऑपरेशनल होती है, जो आखिरी की स्टेज है, जिसमें ना बच्चा एब्स्ट्रैक्ट या फिर हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लग जाता है कि ऐसा होगा या फिर ये सिचुएशन आएगी तो हम ये करेंगे, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, क्या करेंगे, ऊपर से कोई ग्रह आकर अर्थ को टकरा गया तो ऐसा क्या होगा अर्थ में, तो ऐसी ऐसी थिंकिंग करने लग जाता है जो असल में हुई नहीं है, उन चीजों के बारे में सोचता है बच्चा। तो ये आती है जीन पियाजे की फोर्थ स्टेज में। फर्स्ट स्टेज सेंसरी में आती है कि सेंसिस से सीखता, प्री ऑपरेशनल में मतलब थोड़ा बहुत बगैर लॉजिक की स्टेज होती है, जिसमें और चीजों से या फिर मतलब लॉजिक नहीं होगा, ऐसे ऐसे कार्य करता रहेगा बच्चा बगैर लॉजिक से, बातें करने लग जाएगा, खुद ब खुद बड़बड़ाएगा। तो कंक्रीट ऑपरेशनल में मूर्त ऑब्जेक्ट सामने आएगा तो उसे लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देगा, ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग करेगा बच्चा। A teacher noticed that a student is trying to solve a puzzle. A puzzle को बच्चा सोल्व करने की कोशिश कर रहा है by talking aloud. खुद ब खुद बातें करने लग रहा है to themselves. खुद ब खुद बच्चा तेज तेज बोल रहा है और खुद से बातें कर रहा है। According to लेव वाइगोत्स्की, this self-directed speech, self-directed speech को क्या कहेगा, क्या कहा जाएगा, जिसमें खुद को डायरेक्शन दे रहा है कि अब मैं ऐसे करूंगा, ये करूंगा, बोलता नहीं रहता बच्चा, छोटा बच्चा कोई टॉय से खेल रहा है कि कार से या फिर किसी भी खिलौने से खेल रहा है तो ये आपको मार देगी, मतलब बातें उतें करने नहीं लग जाता बच्चा, तो उस स्टेज को क्या कहा जाएगा? ईगोसेंट्रिक, अहंकारी भाषण। ईगोसेंट्रिक तो नहीं होगा इसमें बच्चा, ईगोसेंट्रिज्म होती है, ये स्टेज होती है जिसमें बच्चा हर चीजों का केंद्र या सेंटर अपने आप को मानता है कि हर चीजें मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन बात तो ऐसी हुई नहीं कि जिसमें बच्चा बड़बड़ाना स्टार्ट करे, नहीं, ये तो नहीं आएगा ऑप्शन। तीन होती है स्पीच, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच भी होती है, जिसमें खुद ब खुद बातें करने लग जाता है, थिंकिंग करने लग जाता है। सोशल स्पीच में बच्चा सोसाइटी से या सोशल स्पीच में जैसे हंसकर मुस्कुराकर एक्सप्रेस करता है, बातें करता है बाकियों से, तो सोशल स्पीच होगी। सोशल स्पीच की तो बातें नहीं हुई, किसी और से बात थोड़ी ना कर रहा है बच्चा, खुद ब खुद बात कर रहा है देमसेल्फ, तो प्राइवेट स्पीच आंसर होगा, सोशल स्पीच आंसर नहीं होगा, डिस्टोर्टेड स्पीच भी नहीं होगा आंसर। Lawrence Kohlberg conventional level of moral development is typically observed in लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के पारंपरिक स्तर को आमतौर पर किसमें देखा जाता है? लॉरेंस कोलबर्ग के कन्वेंशनल तीन स्टेजेस होती है, तीन स्टेजेस मतलब सॉरी तीन लेवल होते हैं जिसमें 8 स्टेजेस होती है। लेवल 1 में होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, फिर कन्वेंशनल आता है, फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल तीन स्टेजेस हो गई, तो तीनों स्टेजेस में सबसे पहले होता है मोरल डेवलपमेंट इज टिपिकली ऑब्जर्व, मोरल डेवलपमेंट ऑब्जर्व किया जाता है इन्फेंट्स एंड टोडलर, टोडलर या इन्फेंट्स का अर्ली चाइल्डहुड होता है, इसमें मोरल डेवलपमेंट ऑब्जर्व होगा कि बच्चे के अंदर मोरालिटी आने लग गई, या स्कूल एज चिल्ड्रन एंड अडोलसेंस, अडोलसेंस में आता है, या फिर पोस्ट अडोलसेंस या फिर अडल्टहुड, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब मोरालिटी उसके अंदर आनी स्टार्ट होती है। तो क्या आंसर होगा? आप सभी भी लॉजिक लगा सकते हो। कन्वेंशनल लेवल आता है जो कि बीच में आता है, कन्वेंशनल लेवल के अंदर किस स्टेजेस का होगा जिसमें बच्चा ना सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करता है, उनके बारे में सोचता है, तो ये स्टेज आएगी, थर्ड आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 12, व्हेन ए चाइल्ड फिट्स ए न्यू रबर टॉय, मतलब एक रबड़ का टॉय लेता है बच्चा, एंड इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीमा, एग्जिस्टिंग स्कीमा वो होता है जो कि बच्चे के अंदर पहले से प्रीवियस नॉलेज है, रियल डॉग विदाउट चेंजिंग देयर कैटेगरी, डॉग उसने लिया, चेंज नहीं की कैटेगरी, मतलब सेम कैटेगरी का डॉग उसने टॉय के रूप में उठाया। इट्स एन एग्जांपल ऑफ, जब कोई श्रेणी बदले बिना नए रबर के खिलौने वाले कुत्ते की असली कुत्ते कि अपने मौजूदा स्कीमा में फिट करता है कि रबड़ का टॉय भी हो सकता है, ऐसे ऐसे टॉय भी, मतलब ऐसे ऐसे डॉग भी होते हैं, रबड़ का टॉय को देखकर बच्चा बताता है, और ऐसा ही मतलब इंफॉर्मेशन ऐड करता है अपने स्कीमा में कि कुत्ता ऐसा भी होता है और ऐसे भी, ये भी अलग अलग कैटेगरी है कुत्तों की, तो उसको क्या बोलते हैं? जिसमें नॉलेज को चेंज नहीं कर रहा बच्चा, एकोमोडेट में बच्चा नॉलेज को चेंज करता है, इक्विलिब्रियम होता है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में बैलेंस करना, कि जो एज इट इज चीजें उसने देखी
और जो उसने नई इंफॉर्मेशन ऐड की, जैसे एक कुत्ता देखा, दूसरे कलर का उसने देखा कुत्ता, बच्चे को पता चल गया कि हाँ इसको भी कुत्ता बोलते हैं, इसको भी कुत्ता बोलते हैं, लेकिन उसने कुत्ते के साथ साथ एक बिल्ली और देख ली कि हाँ इसके भी चार पैर है, इसके भी चार पैर है, लेकिन उसको बताया गया कि चार पैर होना ही काफी नहीं है दोनों की सिमिलैरिटी के लिए, उन दोनों में काफी डिफरेंसेस है, उसको डॉग बोलते हैं, उसको कैट बोलते हैं। तो ये बच्चे को पता चल गया, तो उसमें उसकी नॉलेज में मॉडिफाई हो गया, एकोमोडेट हो गया। लेकिन वहीं बच्चे को बताया गया ये भी डॉग है, वो भी डॉग है, एज इट इज नॉलेज ऐड की गई, ये ब्लैक कलर है इसका, इसका ब्लैक व्हाइट, ये अलग कलर का डॉग है, लेकिन है दोनों डॉग। तो एज इट इज नॉलेज ऐड की गई एग्जिस्टिंग स्कीमा में, तो इसलिए उसको बोला गया था सिमुलेशन। एकोमोडेशन मॉडिफाई कर दिया, इक्विलिब्रियम होता है कि बैलेंस करना दोनों में, और कंजर्वेशन संरक्षण करना ये अलग ही है। तो कैटेगराइज करना, संरक्षण करना ये अलग है, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट आ जाते हैं आंसर 13। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन बिगिन टू मास्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन होता है जैसे कि दो बाउल है, एक ये पतला सा बाउल हो गया और एक ये हो गया, दोनों में वाटर है 100 ml। पहले जब कंजर्वेशन की नॉलेज नहीं थी बच्चे को, जिस आता है कंजर्वेशन आता है कंक्रीट ऑपरेशनल थर्ड स्टेज में, SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। थर्ड स्टेज होती है कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसमें कंजर्वेशन बच्चा सीखता है कि आकार बदलने से बाउल का, इसमें पानी की क्वांटिटी कम या ज्यादा नहीं होगी, दोनों में 100 ml है। छोटा बच्चा होगा जिसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर नहीं पहुंचा होगा, कंजर्वेशन नहीं आता होगा, वो बोलेगा कि इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी कम है। लेकिन जिसको कंजर्वेशन का ज्ञान हो चुका है तो वो बोलेगा दोनों में 100 ml है, साइज या आकार बदलने से इनकी क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, दोनों सेम ही रहेंगे। तो ये कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। वॉल्यूम एंड मास रिमेन कॉन्स्टेंट, कंस्टेंट मतलब दोनों इक्वल रहेंगे डिस्पाइट चेंज ऑफ शेप, शेप चेंज होने से वॉल्यूम और मास सेम रहेंगे। तो एक किस स्टेज में आएगा? कंक्रीट ऑपरेशन, जैसे मैंने बताया SPCF पहली स्टेज, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ। कौन सा आएगा इसका? सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, प्रोग्रेसिव जिसमें बच्चा प्रोग्रेस करता है अपने मतलब इंक्लूजन में बढ़ावा देता है, बच्चे को इंक्लूजन में बढ़ावा दिया जाता है जिस एनवायरनमेंट में, तो वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहा जाएगा उसको। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट तो होगा ही नहीं, रोट भी नहीं होगा, रटना भी नहीं है। टीचर डोमिनेटेड, टीचर डोमिनेट नहीं करेगा किसी भी चीज को, तो ये ऑप्शन तीनों इसलिए ही गलत हो गए। तो अगर आप एग्जाम्स में बैठे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, टीचिंग एग्जाम्स दे रहे हो, तो कुछ नेगेटिव वर्ड्स है उनको देखकर ही ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे आप। तो कोलैबोरेटिव, जिसमें एक साथ मिलकर कोलैब होकर बच्चा सीखता है। एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली, तभी लर्निंग अच्छे से होती है, उसी को प्रोग्रेसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कहा गया है। क्वेश्चन 15। एट विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग, कोलबर्ग की कौन सी स्टेज है जिसमें इंडिविजुअल ओबे लॉ सिंपली बिकॉज अथॉरिटीज मैंडेट देम एड एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर्स। सोशल ऑर्डर के बारे में बात की गई है। कोलबर्ग ने सोसाइटी या फिर मोरालिटी के रिगार्डिंग अपनी थ्योरी दी है, जिसमें मोरालिटी की स्टेज पर क्या आती है, किस स्टेज पर बच्चा कैसे सोचता है, मोरल थिंकिंग कब आती है, कानूनों का पालन बच्चा कब करता है, तो इन सभी चीजों के रिगार्डिंग बातें की गई है। तो सबसे पहले ये स्टेज 1 थी, ओबीडेंस एंड पनिशमेंट, इनसे बचने के लिए बच्चा कार्य करता है। दंड और आज्ञाकारिता, दंड से बचने और आज्ञा का पालन करने के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन में क्या बोला? कोलबर्ग के सिद्धांत के किस चरण में, कौन सा चरण पूछा, स्टेज पूछी है। व्यक्ति कानूनों का पालन करता है, कानूनों का पालन करता है, किस लिए पालन करता है? क्योंकि आधिकारिक या अनिवार्य करता है, सामाजिक व्यवस्था भी बनी रहे, और लो मतलब कानून हमारी संसद या हमारी सोसाइटी के द्वारा बना दिया गया है, उसका पालन करता है। तो पनिशमेंट से बचना है ऐसा तो कोई बोला नहीं गया। इंटरपर्सनल अकॉर्ड, देयर कंफर्मिटी, पारिस्थितिक तालमेल और तालमेल बना रहे, केवल उसके लिए नहीं, तालमेल बना रहना अच्छी बात है, केवल उसके लिए नहीं। ये ऑप्शन ठीक है, थोड़ा वो ठीक है, बट इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं कि इसको आंसर लगा दे। अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेन ओरिएंटेशन, अथॉरिटी के लिए, अथॉरिटी जिन्होंने ऑर्डर मतलब ये बनाया है, सोसाइटी में रूल बनाया उसको, और सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, अधिकार और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभिविन्यास। तो ये ऑप्शन सही होगा, समाज में व्यवस्था बनी रहे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में मतलब लोग है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि ये कानून सही है गलत है, मानते तो है लेकिन उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं, तो ये ऑप्शन गलत इसीलिए होगा।
स्टूडेंट हु स्ट्रगल विद रीडिंग रीडिंग रीड करने में प्रिंटेड टेक्स्ट में कोडिंग वर्ड्स शब्दों को पढ़ नहीं पा रहा, रीड नहीं कर पा रहा, कितने बड़े बड़े वर्ड्स है उनको ब्रेक कर करके पढ़ भी नहीं पा रहा है, रिकॉग्नाइज फोनिक्स में भी प्रॉब्लम का सामना करता है। तो ये किसका साइन है, मतलब इससे क्या दिखता है या कौन सी डिसेबिलिटी दिखती है, कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी दिखती है। डिस मतलब होता है अक्षमता, और कैलकुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड है, कैलकुलिया जिसमें गणित आती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है। डिस प्रॉब्लम होना, ग्राफिया मतलब लिखने में प्रॉब्लम होना, डिस होती है प्रॉब्लम होना, और लेक्सिया लेक्सिया का अर्थ होता है पठन, पठन से रिलेटेड। तो पढ़ने से रिलेटेड बीमारी तो यही है, या फिर डिस वो डिसेबिलिटी यही है पढ़ने से रिलेटेड, जिसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। डिस्प्रेक्सिया जिसमें बोलने से रिलेटेड होती है ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत। नेक्स्ट आ जाते हैं, डिस्प्रेक्सिया लैंग्वेज से रिलेटेड है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डायरेक्टली अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैंडराइटिंग स्किल, लिखने में प्रॉब्लम होना बच्चे को। फाइन मोटर, दो तरीके की मोटर स्किल्स होती है, एक होती है फाइन मोटर एंड ग्रोस मोटर स्किल्स। तो फाइन मोटर्स होती है छोटी मसल्स, जैसे कि फिंगर्स से काम करना, टाइपिंग करना, जैसे सुई में से धागा पिरोना, ये सभी चीजें फाइन मोटर्स के काम फाइन मोटर्स की सहायता से होती है। ग्रोस मोटर्स होती है बड़ी मसल्स, जैसे हाथों को ऊपर नीचे करना, पुशअप्स लगाना, चलना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, वो फाइन मोटर्स की सहायता से, सॉरी ग्रोस मोटर्स की सहायता से होता है। फाइन मोटर्स से छोटे काम जैसे लिखना, जैसे बताया ना, लिखना, सुई पिरोना, टाइप करना, ये सारी चीजें फाइन मोटर से होती है। तो फाइन मोटर्स में प्रॉब्लम हो रही है। और कोऑर्डिनेट करने में, कोऑर्डिनेशन मतलब ब्रेन और हाथों का कोऑर्डिनेशन साथ होना। ब्रेन में जो चीज जहां पर पॉइंट करने की बच्चा सोच रहा है, वहां पर ब्रेन अगर साथ में काम नहीं करेगा, कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, कहीं और पे लिखेगा बच्चा, लिखने में प्रॉब्लम का सामना करेगा, अगर कोऑर्डिनेशन ब्रेन और हाथ के एक साथ नहीं होगा तो वो किस डिसेबिलिटी के अंदर आता है। डिसलेक्सिया मैंने बताया रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रीडिंग तो इसमें है नहीं। ग्राफिया जैसे कि बताया मैंने, लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो यही आंसर होगा। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन की बात नहीं की गई। और विजुअल इंपेयर्ड, दिखने से रिलेटेड अक्षमता, दृष्टि हानि बोला जाता है जिसको। 18 पर आ जाते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन प्राइमरीली एम्फसाइज। इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या होगा, इंक्लूजन मतलब सभी को एक साथ लेकर चलना, इंक्लूजन कहलाता है। सेग्रीगेट करना अर्थात अलग थलग कर देना, अलग करके पढ़ाना, अलग करना इंक्लूजन नहीं है, इंक्लूजन का अर्थ होता है एक साथ पढ़ाना। एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद डाइवर्स लर्निंग नीड्स टुगेदर इन रेगुलर क्लासरूम में पढ़ाना, अंडर यूनिफाइड रूफ, एक छत के नीचे सभी को पढ़ाना, भले कोई किसी डाइवर्स बैकग्राउंड से हो, सभी को एक साथ पढ़ाना, तो ये आंसर पॉजिटिव है, यही आंसर होगा। प्रोवाइडिंग सेपरेट भी नहीं करना, एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट भी नहीं करना कुछ भी, तो आंसर ये तीनों ऑटोमेटिकली ऑप्शन तीनों गलत हो जाएंगे। अब आ जाता है 19, टू सपोर्ट स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, उसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे। आ जाते हैं रेगुलर क्लासरूम में, टीचर को क्या करना चाहिए रेगुलर क्लासरूम में। तो हमें विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है जिसको दिखाई कम दे रहा है, विजुअल इम्पेयर्ड में भी लो विजन होता है और बिल्कुल टोटल ब्लाइंड होता है, दोनों के रिगार्डिंग क्या करना चाहिए टीचर को, वो चीज है। और लो विजन के अंदर भी कैटेगरी होती है, एक होता है सेंट्रल विजन लॉस, जिसको सामने नहीं दिखाई देता, बिल्कुल अपने सामने चीजें नहीं दिखाई गई, थोड़े बहुत दाएं बाएं दिखाई दे रहा है। फिर होता है पेरिफेरल विजन लॉस, जिसको साइडों में नहीं दिखाई देता, कुछ लिमिटेड पोर्शन बच्चा देख पाता है। फिर होता है ब्लर्ड विजन, जिसको थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, तो वो भी कैटेगरी है एक। तो उस सिचुएशन में ऐसे बच्चे हो, ऐसी समस्या से पीड़ित हो बच्चा, तो टीचर को क्या करना चाहिए। यार केवल तो शब्द ही नेगेटिव है, ब्लैक और व्हाइट बोर्ड या चौक्स पर डिपेंडेंट हो, केवल ब्लैक बोर्ड हो और उससे व्हाइट चौक से लिख दे, कंट्रास्ट अच्छा मिल जाए, केवल वो इनफ नहीं है, हमें और भी चीजें करनी चाहिए। केवल वर्ड तो वैसे भी नेगेटिव है, तो ऑप्शन इसको हम वैसे एलिमिनेट कर देंगे। प्रोवाइड टेक्टाइल मटेरियल होता है उभरे हुए मटेरियल्स देना, जैसे कि टेक्सचर देना, जैसे होता है ना बच्चा ब्रेल लिखता है, ब्लाइंड बच्चा ब्रेल से पढ़ता है, ब्रेल होता है पेपर को ना पीछे से वो स्टाइलस की सहायता से पेपर को उभार दिया जाता है, जिससे ना ब्लाइंड बच्चा पेपर को टच करके फील करके पढ़ता है, उसमें अपनी फिंगर टिप्स की सहायता से, अपनी आंखों मतलब बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा तो उनसे भी ना पढ़ सकता है, अपनी फिंगर को टच करके रीडिंग कर सकता है। तो टेक्टाइल मटेरियल्स भी दिए जाने चाहिए।
लार्ज प्रिंट होगा तो बच्चे को कम दिखाई दे रहा है तो बच्चा देख पाएगा इजीली। एंड ऑडियो एड्स एड्स भी दी जाएगी, ऑडियो बुक चैप्टर्स को पूरे पूरे चैप्टर्स को ऑडियो फॉर्म में उनको प्रोवाइड कर दिया जाए। अगर बच्चा देख नहीं पा रहा तो सुनकर याद कर लेगा, नॉलेज मिलनी चाहिए बच्चे को। तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन पॉजिटिव है। एक्सक्लूड एक्सक्लूड तो करना ही नहीं है यार, किसी को भी बाहर निकालना तो है ही नहीं हमें ग्रुप एक्टिविटीज से या फिर किसी भी चीज से। एंड स्पीक वेरी सॉफ्टली ड्यूरिंग लेसन, सॉफ्टली क्यों बोलेंगे यार, बच्चे को पहले दिखाई नहीं दे रहा हूँ, सॉफ्टली बोलेंगे तो और पिछड़ जाएगा बच्चा। अब आ जाते हैं ऑप्शन, which of the guidelines below best defines how a teacher should address, टीचर को मतलब एक 4 स्टेटमेंट है, इनमें से टीचर कैसे एड्रेस करेगा। डिफरेंसेस इन इंक्लूसिव सेटअप, इंक्लूसिव सेटअप में कैसे मतलब किस चीज को करेगा या फिर क्या वो लेगा, डिसीजन लेगा कि इंक्लूजन बना रहे। इग्नोर डिफरेंसेस, इग्नोर तो करना ही नहीं है डिफरेंसेस को यार, अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग उनकी एबिलिटी, अलग अलग स्किल्स, अलग अलग चीजें वो सीख कर आ रहे हैं, तो किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना, उनसे चीजें सीखनी है हमें। ग्रुप स्टूडेंट स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली तो फिर यार जबरदस्ती तो कुछ काम करना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी वैसे गलत हो गया। एंड अडेप्ट द करिकुलम, करिकुलम को अडेप्ट करना, अडेप्टेशन करना, उसमें चीजें चेंजमेंट लाना। इंस्ट्रक्शनल मेथड्स ऐसे ऐसे अपनाए जाए। और असेसमेंट टू मैच डाइवर्स लर्निंग स्टाइल, अलग अलग लर्निंग स्टाइल हो सकता है, हर बच्चा के सीखने का तरीका अलग होता है, तो हमें ना उसी में चेंज करना है या फिर उस तरीके से बच्चे को असेस करना। हमें चेक करना है कि बच्चे को नॉलेज मिली है या नहीं, बच्चे ने लर्न किया, लर्निंग हुई है बच्चे की या नहीं। हमारा असेसमेंट करने का केवल यही रीजन है, यही पर्पज है कि बच्चे की लर्निंग होना, और लर्निंग को ही चेक करेंगे हम। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। पनिश, पनिश भी नहीं करना। तो ऑप्शन ए, बी और डी गलत हो चुके हैं, ऑप्शन सी आंसर है। स्टूडेंट हु शोज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देगा, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस होता है एंड मल्टीपल डोमेन्स, अलग अलग हिस्सों में हाई क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी भी दिखाएगा। रैपिड प्रॉब्लम सोल्विंग, प्रॉब्लम्स को सोल्व करके दिखाएगा तेजी से। किस कैटेगरी में रखेंगे हम उसको? स्लो लर्नर, स्लोली लर्न कर रहा बच्चा, नहीं, ये तो तेजी से लर्न कर रहा है। गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन बेसिकली ना आईक्यू होता है 90 से लेकर 110 के बीच में, एवरेज आईक्यू बोला जाता है इसको, 90 से 110 के बीच में। और एवरेज आईक्यू 100 होता है कि 90 से 110 के बीच में जिसका भी आईक्यू है, ज्यादातर लोगों का इसी कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, होता है, तो उनका आईक्यू एवरेज आईक्यू है। इससे ज्यादा होगा अब वो मतलब आईक्यू वाले बच्चे बोले जाएंगे, जिसको गिफ्टेड चाइल्ड होता है। 130 से ज्यादा आईक्यू होता है जिनका, उन बच्चों को गिफ्टेड चिल्ड्रन कहा जाता है। तो आंसर इसका यही होगा, गिफ्टेड चिल्ड्रन, जिसने अलग अलग डोमेन में क्रिएटिविटी दिखाई है, प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा है तेजी से। लर्निंग विद डिसेबिलिटीज नहीं बोला जाएगा बच्चे को, और अंडर अचीवर भी नहीं कहा जाएगा। तो ऑप्शन होगा बी। विच लॉ और पॉलिसी फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्गली, कौन सा कानून और पॉलिसी स्ट्रॉन्गली एडवोकेट करता है इंक्लूजन को? इंक्लूजन किसका? CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स इन मेन स्ट्रीम स्कूल, मेन स्ट्रीम स्कूल्स के अंदर। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 में ये कहा गया है कि हमें सभी को इंक्लूड करके चलना है, इंक्लूजन बना कर रखना है, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना, ताकि सभी बच्चे किसी भी डाइवर्स बैकग्राउंड से हो, किसी भी कल्चर को फॉलो करते हो, सभी एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी डाली, आप उसको भी देख सकते हो जाकर मेरे चैनल पे। ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम, इसमें भी ये नहीं कहा गया इंक्लूजन के बारे में। इंडस्ट्रियल एरा स्कूलिंग गाइडलाइन, इसमें भी नहीं कहा गया। एंड रोट लर्निंग, रोट लर्निंग तो होगी ही नहीं, ये वैसे ही गलत है। तो आंसर इसका होगा ए। स्टूडेंट नीड ए बुक आउट ऑफ जेन्युइन क्यूरियोसिटी, बच्चे को क्यूरियोसिटी है, पर्सनल इंटरेस्ट है, रेदर देन ए ग्रेड और रिवार्ड्स। रिवार्ड्स मिलेंगे मतलब गिफ्ट मिलेंगे, ट्रॉफी मिलेगी, या फिर उसको ना रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अच्छे ग्रेड मिलेंगे, उसके लिए बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, बच्चे को अंदर से मोटिवेशन आ रहा है, खुद ब खुद पढ़ना चाह रहा बच्चा। एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक EX का मतलब है बाहर, एग्जिट, याद रखना। और EIN, इन का मतलब होता है अंदर, अंदर से मोटिवेशन आना। अंदर से मोटिवेशन आएगा तभी बच्चा कुछ पढ़ पाएगा। कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स या फिर पनिशमेंट से बचने के लिए नहीं करेगा बच्चा, केवल अंदर से आंतरिक प्रेरणा होगी तभी अच्छे से पढ़ेगा। इसमें बोला ना पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट तभी आएगा जब अंदर से बच्चा प्रेरित होगा। असेसमेंट कंडक्ट ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग, प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक। असेसमेंट होता है कि बच्चे ने कितनी लर्निंग किया उसको जानना,
असेसमेंट करते हैं मॉनिटर करने के लिए लर्निंग को बच्चे की, और कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता रहे। ऐसा नहीं है कि साल के आखिर में फीडबैक मिल रहा है, बच्चे ने कितना पूरे साल सीखा, साल के आखिर में उससे एक टेस्ट लिया गया, उसमें बच्चे ने परफॉर्मेंस नहीं किया अच्छे से, तो मेहनत खराब हो जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बच्चे से साथ साथ असेस कराते रहे, असेसमेंट करता रहे बच्चे के, ताकि ना बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे कहाँ पर जाकर गलतियां कर रहे हैं, तो हम उसमें सुधार कर सके, तो सुधार करने की कोशिश करें हम मिलकर। तो समेटिव असेसमेंट होता ही है ना, साल के आखिरी में होता है कि बच्चे ने कितनी लर्निंग की है। जैसे ईयर के आखिर में एग्जाम्स होते हैं ना, समेटिव असेसमेंट होते हैं वो। फॉर्मेटिव असेसमेंट साथ साथ असेसमेंट करना, यही आंसर होगा। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग नहीं करनी, और प्लेसमेंट इवेल्युएशन ये भी नहीं करनी, तो आंसर इसका भी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन एंड लर्निंग, मोटिवेशन और लर्निंग के रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट सही है जिसमें बच्चा मोटिवेटेड भी रहे। देखो, फियर और इस फेलियर के रिगार्डिंग, ये सभी चीजें से फेल होने के डर से तो मोटिवेशन कभी नहीं आएगा। लर्निंग इज मैक्सिमाइज व्हेन स्टूडेंट आर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहर से मोटिवेशन दिया जाए, जैसे पैसे का लालच दे दिया जाए, तो उससे कुछ टाइम के लिए मोटिवेटेड रहेगा बच्चा, फिर जब पैसा नहीं मिलेगा तो वो कार्य नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, पुरस्कार नहीं मिल रहा तो पढ़ाई नहीं करेगा, तो ये भी लंबे टाइम तक नहीं चल सकता। मोटिवेशन एज मिनिमल इम्पैक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, मिनिमल इम्पैक्ट, कम भी इम्पैक्ट तो पड़ता ही नहीं है मोटिवेशन का भाई। प्रेरणा से न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, न्यूनतम नहीं, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो आंसर होगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन कंबाइंड विद सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड हेंस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अंदर से मोटिवेशन आएगा तब बच्चा अच्छे सीखेगा, और सपोर्टिव एनवायरनमेंट होगा, सपोर्ट किया जाएगा उसको, तब भी अच्छे सीखेगा। कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होंगे, अंडरस्टैंडिंग बनेगी कॉन्सेप्ट से, तभी बच्चा अच्छे से लर्न कर पाएगा और मोटिवेटेड रहेगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये समेटिव असेसमेंट है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोला जाता है, जिसमें ना समेटिव मैंने बताया था साल के आखिर में जो टेस्ट लिया जाता है उसको बोला जाता है प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक टू इम्प्रूव डेली टीचिंग मेथड। डेली टीचिंग मेथड को नहीं, डेली टीचिंग मेथड मतलब इससे वो नहीं होगा, वो होता है सबमिट फॉर्मेटिव असेसमेंट से, जो साथ साथ फीडबैक हमें मिलता रहता है। इसका फीडबैक तो हमें साल के आखिर में मिलेगा। इवेलुएटिंग स्टूडेंट अचीवमेंट ग्रेडिंग एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल यूनिट और टर्म के आखिर में हमें अचीवमेंट ग्रेडिंग मिलती है, जैसे रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलता, साल के आखिर में कितने % आपके आए हैं, ये सभी चीजें समेटिव असेसमेंट का एग्जांपल है। तो ऑप्शन बी होगा इसका। डायग्नोसिंग इंडिविजुअल लर्निंग गैप ड्यूरिंग अ लेसन, डायग्नोस करना कि लर्निंग गैप कितना आ गया है, वो सभी चीजें पता लगाना, ये भी साल के साथ साथ होता है, आखिर में नहीं होता। एनकरेजिंग पीयर असेसमेंट एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, पीयर असेसमेंट किया जाएगा, पीयर होता है साथीगण, उनके साथ असेसमेंट होगा, एंड कितना सीखा वो सब चीजें पता लगाई जाएगी, वो असेसमेंट का पार्ट, इस असेसमेंट का पार्ट नहीं है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं 27, गिविंग स्टूडेंट चॉइस टू चॉइसेस इन देयर लर्निंग एक्टिविटी। हमने बच्चों को ऑप्शन दे दिया कि आप चॉइस कर लो, जोन सी एक्टिविटी आपको करनी है वो कर लो। एंड कनेक्टिंग लेसन्स टू देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंस हेल्प फोस्टर, बच्चा ना अगर चीजों को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करके सीखेगा तो अच्छे से सीख सकता है। अगर बजाय उसके कि बच्चे ने जो चीज फील नहीं की या फिर उसने देखी नहीं है उसके बारे में समझ उसको थोड़ी देर से डेवलप होगी, वहीं अगर जो रोजमर्रा की लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा है वो वही चीजें रोज कर रहा है, उस चीज के रिगार्डिंग उसकी नॉलेज ज्यादा अच्छे से बनेगी। तो एक्सट्रिंसिक कंप्लायंसेस, बाह्य अनुपालन होता है, बाहर से मोटिवेशन मिलता है। देखो क्वेश्चन है छात्रों को उनकी सीखन की गतिविधि में विकल्प देना, अगर विकल्प दे रहे हैं हम उनको, एंड और पठनों के उनके वास्तविक जीवन और अनुभव से जोड़ना, अगर बाहर से मतलब जोड़ भी रहे हैं हम कि रियल लाइफ में जो हो रहा है वही चीजें उसको पढ़ाई जा रही है, तो अंदर से मोटिवेशन आएगा ना, बाहर से मोटिवेट कैसे होगा बच्चा। अगर रियल लाइफ में बच्चे को जैसे हम सिखा रहे हैं, मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं हम बच्चे को, रोज वो घर पे या फिर शॉप पर बैठकर वही कैलकुलेशन रोज कर रहा है और वही कैलकुलेशन हम स्कूल में सिखा रहे हैं, तो बच्चे के अंदर आएगा हाँ यार ये तो मेरे काम आने वाली चीजें हैं, मैं तो खुद ब खुद इनको सीखना चाह रहा हूँ, तो वो चीजें बच्चा ज्यादा खुश होकर सीखेगा। बाहर से मोटिवेशन नहीं मिलेगा, अंदर से खुद मोटिवेशन मिलेगा, तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी रहेगा सही। रोट मेमोराइजेशन तो नहीं है, कॉग्निटिव पैसिवली, मतलब बाहर से निष्क्रिय रूप से सीख रहा है कि कोई बताए जा रहा है वो सीखे जा रहा है, ऐसा नहीं है, अंदर से मोटिवेशन आ रहा है तब सीख रहा बच्चा, तभी लर्निंग अच्छे से होगी।
द पेडागोजिकल अप्रोच दैट व्यू द लर्नर एज एन एक्टिव प्रोड्यूसर ऑफ नॉलेज, एक्टिव प्रोड्यूसर ऑफ नॉलेज, अर्थात बच्चा एक्टिविटी में या फिर पार्टिसिपेट कर रहा है उसके बाद नॉलेज ग्रैब कर रहा है, रेदर देन द पैसिव कंज्यूमर। पैसिव कंज्यूमर होता है कि हाँ उसको बताया जा रहा है, वो रटे जा रहा है, सुने जा रहा है, वही चीजें करे जा रहा है, ऐसा नहीं है। खुद ब खुद एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका खुद से इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ रहा है, अंदर से मोटिवेशन आ रहा है कि मुझे वो सीखनी है, तब वो अच्छे से सीखेगा। ये क्या होता है, ये शैक्षणिक दृष्टिकोण जो शिक्षार्थी को निष्क्रिय उपभोक्ता की बजाय ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में देखता है। क्या है कि बच्चा ज्ञान खुद ब खुद चीजों में पार्टिसिपेट करके लेना चाह रहा है। तो बिहेवियरल अप्रोच है ये। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है जिसमें रचनावादी खुद ब खुद रचना करने की कोशिश कर रहा है। ट्रेडिशनल ट्रांजिशन मॉडल, ट्रांसमिशन मॉडल या फिर रोट इंस्टिक रट कर चीजें कर रहा है। भाई देखो रट कर तो चीजें नहीं कर रहा है बच्चा, ट्रेडिशनल भी नहीं है ये। बिहेवियरल अप्रोच है, व्यवहारिक दृष्टिकोण है, व्यवहार में उतार रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मतलब नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है खुद ब खुद, लर्निंग बाय डूइंग, या फिर प्रॉब्लम को सोल्व करके खुद ब खुद फील्ड में उतर कर एक्टिविटी खुद ब खुद कर कर चीजें सीख रहा है, तो इसलिए नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहलाएगी वह। 29 आ जाते हैं कुछ नहीं। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE बोला जाता है। इसमें लगातार लर्निंग की जाती है, बच्चे के द्वारा लगातार एफर्ट किए जाते हैं कि बच्चा चीजें सीखता रहता है, एक्टिविटी में जाकर पार्टिसिपेट करता है खुद ब खुद, सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है इसमें। टेस्टिंग स्टूडेंट ओनली तो देखो वर्ड ही गलत आ गया, ओनली थ्रू तो मैं तो आगे पढ़ूंगा ही नहीं, बट फिर भी आपको बता दूं, पूरा क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं कि नेगेटिव पॉइंट्स आपको कैसे हाईलाइट करने हैं एग्जाम में। टेस्टिंग स्टूडेंट्स ओनली थ्रू ए सिंगल हाई स्टेक्स फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के दौरान, जैसे छात्रों को परीक्षा केवल एक एकल हाई स्टेक अंतिम बोर्ड परीक्षा के माध्यम से करना है। केवल एक एग्जाम ले लिया जाए बच्चे से, उससे बच्चा पास हो रहा है, केवल एक चीज के लिए नहीं लर्निंग कराई जाती। हमें ना बच्चे का इवेलुएट करता रहना चाहिए, या फिर एक चीज से हमें, एक एग्जाम से हमें पता नहीं चलेगा बच्चे ने कितना सीखा, तो टाइम टू टाइम हमें उनका असेसमेंट करता रहना चाहिए। तो यही कहता है CCE। इवेलुएटिंग बोथ सोलिस्टिक एंड को सोलिस्टिक डोमेन ऑफ चाइल्ड्स ग्रोथ कंटिन्यूसली ओवर टाइम, समय के साथ लगातार बच्चे का विकास में शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में मूल्यांकन करना चाहिए। केवल एजुकेशन बच्चे ने कितनी किया, चीजों को कितना याद किया, केवल उस फील्ड में नहीं, बच्चे ने मतलब क्लासरूम के बाहर भी काफी सारी नॉलेज ली हुई होती है, ग्राउंड में खेल खेल कर एक्टिविटी के माध्यम से, या फिर जो चीजें उनके ना करिकुलम में नहीं होती उनसे भी बहुत सारी चीजें बच्चा सीखता है। तो उन सभी चीजों को इवेलुएट करना ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है और बहुत अच्छा पॉइंट है, तो इसलिए आंसर इसका यही होने वाला है। रैंकिंग भी नहीं करना, स्टूडेंट को रैंक देना ये भी गलत है, नेगेटिव पॉइंट है। एंड एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ टीचर फीडबैक, एलिमिनेट क्यों करना है यार, शिक्षक प्रतिक्रिया के सभी रूपों को समाप्त करना, समाप्त तो कुछ करना ही नहीं है। अब आ जाते हैं फाइनल क्वेश्चन है ये 30। ए टीचर वांट्स टू एनकरेज हायर ऑर्डर थिंकिंग, टीचर बढ़ावा देना चाहता है हायर ऑर्डर थिंकिंग बच्चा करे, HOTS होट्स बोला जाता है, इन ए क्लासरूम विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड दे प्रायोरिटाइज। एक शिक्षक कक्षा में उच्च स्तरीय सोच होट्स को प्रोत्साहित करना चाहता है ताकि बच्चा हाइपोथेटिकल थिंकिंग करे, केवल जो उसको बता दिया गया केवल उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं सोचे, उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं दे, बच्चा खुद ब खुद अपनी सोच भी बताए या फिर जाहिर करे। उन्हें भी किस प्रकार के प्रश्नों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हम टीचर, एज ए टीचर आप सभी भी जो आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कि कैसे बढ़ावा दोगे कि बच्चा अपनी थिंकिंग लगाए, खुद ब खुद आंसर दे, एंकरेज करे, लर्निंग ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करे, तो कैसे करोगे वो सभी चीजें। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है यस और नो में आंसर ले लेना बच्चों से, तो यार बच्चे ने अपनी फीलिंग्स या फिर अपनी सोच तो बताई नहीं, तो ये तो गलत ही होगा ना। मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दे दिए यार आपने कि बच्चा रोट मेमोरी रट कर भी है ऑप्शन के आंसर दे सकता है, केवल चीजों को ही समझेगा। जैसे MCQ आता है उसमें आप सारी चीजें थोड़ी ना बता समझ पाओगे बच्चे की सोच क्या है, उसमें तो बच्चे ने सही ऑप्शन दिया है, आंसर दिया है, नहीं दिया, उस वही पता चलता है, ये भी गलत हो गया। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड जैसे नेगेटिव था, ओपन एंडेड आप समझ ही गए हो कि पॉजिटिव पॉइंट है
कि बच्चा खुद ब खुद लिख कर आंसर दे, जो उसकी थिंकिंग है उसको बताए, रिक्वायरिंग एनालाइज सिंथेसिस एंड इवेलुएट करें हम बच्चे को। तो ये आंसर होगा क्वेश्चन दैट कॉपी लाइन डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। कॉपी भी नहीं करना, कॉपी भी नेगेटिव है, और नोटबुक से करना केवल या टेक्स्ट बुक से कॉपी करना ये गलत है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर होगा सी। तो ये थी हमारी क्लास, एंड ऐसे ही और क्लासेस के लिए मेरे साथ बने रहिए। हम ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लाते रहेंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो और आप सीडीपी में अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू सो मच।